हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की क्लास, जो कि हमारे लेखपाल वाले सारे भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होता है। और हम डिस्कस कर रहे थे, आज जो हमारी क्लास है वो है जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये पर्यावरण आपदा प्रबंधन जो क्लास ये चलती है आप लोगों के लिए, ये इसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पर्यावरण को कवर करते हैं, बिल्कुल इन्फोग्राफिक माइंड मैप के जरिए, जिससे चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल क्लास को देखते ही 90 टू 95% जो कंटेंट है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। साथ ही साथ एक बार रिवीजन करने मात्र से ही सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाता है। और साथ ही साथ हम करते हैं पीवाई क्यू क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की ज़बरदस्त क्लास को। अगर ये सेशन पसंद आए तो एक ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र की। तो जैव भू रासायनिक चक्र से पहले अगर हम बात करें कि चक्र आखिर होता क्या है, तो चक्र मीन्स जो है, मान के चलिए कि जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत, मान के चलिए हम पॉइंट बनाना यहाँ से शुरुआत किए, गोला बनाना यहाँ शुरुआत किए और वापस बनाकर हम इसी पॉइंट पर फिर से आ जाएं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा चक्र। ठीक है, तो इसी से क्या बना है? जैव भू रासायनिक चक्र मीन्स जहाँ से किसी भी तत्व का उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन के बाद उस तत्व का जो है प्रकृति में विलीन हो रहा है, वो तत्व जो है प्रकृति में नष्ट, प्रकृति द्वारा नष्ट भी हो रहा है, फिर से उत्सर्जन हो रहा है, फिर से जो है नष्ट हो रहा है, तो उसे ही कहते हैं चक्र। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें जैव भू रासायनिक चक्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को याद रखिएगा, पोषक तत्वों का जीवित जीवों और आजीवित पर्यावरण के बीच निरंतर होने वाले जलीय प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। किसे? याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण पोषक तत्व का जीवित जीवों और आजीवित पर्यावरण के बीच निरंतर होने वाले जो जलीय, याद रखिएगा, चक्रीय प्रवाह को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पृथ्वी पर जीवित, याद रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व कभी खत्म ना हो। जाहिर सी बात है, अगर हम चक्र बनाएंगे तो उत्सर्जन से लेकर उसका खत्म होना, फिर खत्म होने से फिर उत्सर्जन के बारे में पूरी प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? चक्र कहलाएगी। क्लियर है? बल्कि वे एक दूसरे, याद रखिएगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। और प्रकृति में, याद रखिएगा, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रकृति में क्या हो? कुछ भी नष्ट नहीं हो। आगे चलते हैं। यह चक्र पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को आपस में गहराई से जोड़ता है। इसी के कारण हमारी पृथ्वी जो है, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। क्लियर है? मतलब कि ये है कि चक्र का मतलब ही क्या है कि कोई भी जिस जिस भी तत्व के चक्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट ना हो। वो क्या हो? पहले बने, फिर नष्ट हो, फिर बने। इसी तरह ये चक्र जो है कंप्लीट चलता रहे, तो इसे ही कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम जैव भू रासायनिक की चक्र की बात करें, एक सेकंड, ये रहा। चलिए, तो इसमें कौन कौन से बनते हैं? याद रखिएगा। चलिए, इसमें कौन कौन से घटक हैं? सबसे पहले एक है बायो। याद रखिएगा, इस शब्द का सीधा संबंध किससे है? याद रखिएगा, जीवित जीव से है। किससे? जीवित जीव से है। इसमें सभी प्रकार के क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, जानवर आते हैं, मनुष्य शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत जो बायो है, बायो के अंतर्गत सभी जानवर, मनुष्य, जो सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे सभी शामिल होते हैं। याद रखिएगा, जो पोषक तत्व का उपभोग करते हैं, मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं उसका जो है जितने भी पोषक तत्व है उसका क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। ठीक है? अगर हम जियो की बात करें तो इसमें अजैविक चीजें आ जाएगी, जैसे जो आपके मिट्टी, चट्टाने, हवा, पानी है ना, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी पोषक तत्वों के भंडार होते हैं, यहाँ से हमें पोषक तत्व मिलता है। क्लियर है? आगे केमिकल की बात करें तो यह उन सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिनके माध्यम से ये पोषक तत्व जो है, ये जितने भी पोषक तत्व हैं, उनकी अवस्था से दूसरी अवस्था में जो है निरंतर बदलते रहते हैं।
मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है केमिकल। तो याद रखिएगा, भू रासायनिक तत्व के टोटल मिलाकर 3 घटक हैं, एक बायो, दूसरा है जियो और तीसरा है केमिकल। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा है केमिकल। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए हम सबसे पहले पोषक तत्वों में बात करते हैं। एक सेकेंड, ये रहा, ऊपर चुनते हैं, ये रहा। हाँ, अगर हम बात करें पोषक चक्रों के प्रमुख प्रकार की, जो पोषक चक्र के कौन से प्रमुख प्रकार हैं, नंबर 1 है गैसीय चक्र और दूसरा है अवसादी चक्र। कौन सा? एक हो गया गैसीय चक्र, एक हो गया अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में हम जैसे नाइट्रोजन को पढ़ेंगे, ऑक्सीजन को, कार्बन को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सभी का गैसीय चक्रण के बारे में हम पढ़ेंगे। औषाधी चक्र में क्या होता है, जैसे हम फास्फोरस को पढ़ लिए, है ना, ये सभी में हम क्या पढ़ेंगे, चट्टानी वाले जितने भी औषाधी चक्र होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, जो हमारे गैसीय चक्र होते हैं जिनका मुख्य भंडारण वायुमंडल में या जल मंडल में होता है, याद रखिएगा, और ये बहुत ही तेजी से होते हैं, बहुत तेज, जल का चक्रण बहुत ही फास्ट होता है। और जबकि ये जो औषाधी होते हैं इनका जो भंडारण होता है वो भूपरपट्टी पर होता है, डायरेक्ट पृथ्वी के स्थल मंडल पर होता है, याद रखिएगा, और इनका जो चक्रण है बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम गैसीय चक्रण की बात करें। चलिए सबसे पहले अगर हम गैसीय चक्र की बात करें तो याद रखिएगा, इन चक्रों के लिए पोषक तत्वों का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, रिजर्वायर वायुमंडल में और जलमंडल में होता है ना। गैसीय चक्र का सबसे ज्यादा भंडारण जलमंडल और वायुमंडल में होता है, जहां पर तत्व जीव में प्रवेश करते हैं। यहीं से क्या होता है, जो ये तत्व होते हैं, है ना, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहीं से जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। क्लियर है? प्रकृति में सबसे प्रमुख चक्र इसी श्रेणी में आते हैं। जितने भी बेहतरीन चक्रण होते हैं, जितने भी बेहतरीन चक्र होते हैं वो गैसीय चक्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है? और जो भी खनिज टाइप की चीजें होती हैं वो होता है औषाधी चक्रों में हमें मिलता है। क्लियर है? इसमें कौन कौन से चक्र आते हैं, जैसे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और जल चक्र। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कौन सा, आपका नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सभी में, इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका नाइट्रोजन चक्र हो जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। चक्र की गति की बात करें तो ये जो गैसीय चक्र होता है, याद रखिएगा, गैसीय चक्र ये अपनी प्रकृति में बहुत ही तेज होता है, गतिशील होता है, जिसके कारण पर्यावरण में हुए बदलाव का इन पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, जितना भी पर्यावरण में बदलाव हो रहा है गैसीय चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, जबकि चट्टानी चक्र जो है वो जल्दी नहीं होता, उसको होने में बहुत समय लगता है। क्लियर है? जैसे देखते हैं चट्टानी चक्रों की बात करें तो देखते हैं, औषाधी चक्र की बात करें तो पृथ्वी की गहराई से ये जुड़ा होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की गहराई ये जो है इसको प्रभावित करती है। इन चक्रों का मुख्य स्रोत जो है भंडार पृथ्वी की भूपरपट्टी और चट्टान होती है। याद रखिएगा, यह खनिज तत्वों का मुख्य घर होता है। आगे इस श्रेणी में मुख्य उदाहरण जैसे फास्फोरस चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, कैल्शियम चक्र हो गया, ये सभी चक्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका गैसीय चक्र है। क्लियर है? जो मिट्टी के माध्यम से जीवों तक पहुंचते हैं। यह ध्यान रखना अति आवश्यक होगा कि जो औषाधी चक्र है, मतलब गैसीय चक्रों की अपेक्षा जो है बहुत ही धीमे होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, क्योंकि चट्टानों का टूटना एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो चट्टानें होती हैं जल्दी नहीं टूटती हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं जल चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा और आगे पढ़ते चलते हैं। ये चलिए यहीं से बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ टर्मोलॉजी को देखते हैं और फिर जल चक्र के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम आपकी भाषा में अगर थोड़ा सा जल चक्र को समझाना चाहें तो मतलब जल का वाष्प बनकर ऊपर जाना, फिर से संघनन होकर फिर से बारिश होना, और फिर से क्या करना, जीव जंतुओं के पास फिर से जाना, फिर से वाष्प बनकर ऊपर जाना, ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा जल चक्र। मतलब जल का पृथ्वी से ऊपर चले जाना आसमान में, फिर आसमान से फिर पृथ्वी पर आना, फिर आसमान में चले जाना, ये कहलाएगा जल चक्र। अब ये कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जल का नियंत्रण संचालन जो है, यह यह जल का अपने विभिन्न रूपों में, जैसे ठोस, द्रव, मतलब ठोस में क्या है आपका बर्फ है, द्रव में हो गया पानी, गैस में हो गया जल, वाष्प में, याद रखिएगा, इसमें पृथ्वी और वायुमंडल के बीच निरंतर होने वाला प्रवाह होता है। याद रखिएगा, जल का निरंतर की बात करें तो जो आपका ठोस, द्रव और गैस है, ये निरंतर रूप से प्रवाह चलता रहे, कहाँ पर, पृथ्वी पर, उसे कहते हैं जल का नियंत्रण
निरंतर संचालन। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। क्या चीज? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेहतरीन जलीय चक्र के बारे में, लेकिन कुछ शब्द की टर्मोलॉजी समझ लेते हैं। जो पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें से क्या होता है, जो अधिक अवशोषित जल है वो निकाले जाते हैं। वो क्या किए जाते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं। जब छोटे छोटे रंध्र से जलवाष्प निकलेगा, कहाँ पर जाएगा? ऊपर ही जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ऊपर आसमान में जाएगा। क्लियर है। आगे ये हो गया आपका क्या? वाष्पोत्सर्जन। देख लेते हैं। यह वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे की पत्तियां, मतलब जो पत्तियों के रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, उसके माध्यम से उनके अंदर अतिरिक्त जो जलवाष्प बनकर वायुमंडल में क्या होता है? उड़ जाता है। तो एक तो हो गया पेड़ के द्वारा जो छोड़ा गया जलवाष्प, है ना, जो वायुमंडल में उड़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा, सूर्य की गर्मी से जो भी खुले हुए सागर होते हैं, महासागर हो गए, समुद्र हो गया, नदियां हो गई, तालाब हो गए, है ना, खुले हुए जो बिल्कुल ओपनली हैं, उनसे क्या होता है? पानी जो है उठकर ऊपर चला जाता है। ये कहलाता है वाष्पीकरण। ये दो शब्द समझ में आए। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जो पृथ्वी के जो पेड़ पौधे के पत्तियों से जलवाष्प निकलता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या है? जो खुले हुए जल स्रोत हैं, जैसे आपका महासागर, समुद्र, तालाब, नदियां, इनसे सूर्य के प्रकाश की वजह से जो जल ऊपर जाता है उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे समझिएगा, इसे समझिएगा। देखिए, जल वाष्प क्या हुआ? जल वाष्प जो है ऊपर गया, ऊपर चला गया था इसके पहले, है ना। ऊपर जाने के बाद ये ऊपर जाकर ठंडी होकर क्या बन गई? ठंडी होने के बाद संघनन प्रक्रिया से ये बादल बन गए, है ना। बादल के बाद क्या हुआ? बादल टकराए और भी ज्यादा, बादल टकराए और भी ज्यादा ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद जल वाष्प जो है निकलने लगा, मतलब बारिश होने लगी। बारिश होने लगी, ओलावृष्ट होने लगा, ओला पड़ने लगा, है ना। पड़ने के बाद क्या हुआ? फिर से आपका जल जो है किसमें आ गया? फिर से आपका जो जल है वो प्रवाह वाले क्षेत्र में आ गया, नदियों में आ गया, तालाब में आ गया, है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ से सूर्य क्या करे? यहाँ से सूर्य हो जाए, सूर्य का प्रकाश जो है इन तालाबों के ऊपर पड़े, तालाबों से जो नदी का जल है वो फिर से सोख कर कहाँ पर चले जाए? ऊपर चले जाए। ऊपर चले जाने के बाद जलवाष्प क्या करे? फिर से बादल बना दे, और फिर से बादल से क्या हो? वर्षण हो, और वर्षण का पानी फिर से इसमें आ जाए, और फिर से जो है सूर्य इसको ऊपर ले जाए। इसी को क्या कहेंगे? इसी को ही जल चक्र कहेंगे। क्लियर है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है एक तो हमारा क्या हो गया, इसमें देखेंगे वाष्पोत्सर्जन हो गया। चलिए स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था? हमारे पास जल था। जल का क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन हो गया। जल को पेड़ पौधे ने सोखा, सोखने के बाद इसका वाष्पोत्सर्जन हो गया, ऊपर चला गया। अब इसी जल को सूर्य के प्रकाश की किरण की वजह से जल वाष्पीकरण होकर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अब क्या हुआ? ये बादल बन गया। क्या बन गया? अब ये बादल बन गया है। बादल बन गया है। अब क्या होगा? ऊपर उठी हुई जलवाष्प जब ठंडी हो जाती है तो वह गैस से वापस द्रव अवस्था में आकर बादलों का निर्माण करती है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संघनन। तो संघनन की वजह से क्या हो गया? बादल का निर्माण हो गया। अब इन्हीं बादलों से क्या होगा? वर्षण होगा। जब बादल भारी हो जाते हैं तो जल बारिश होती है, बर्फ आते हैं, इसके साथ साथ ओला के रूप में जो है बर्फ गिरते हैं, वापस पृथ्वी पर क्या आ जाता है? जल आ जाता है। वापस पृथ्वी पर जल आ जाता है, और ये प्रवाह होकर कहाँ पर आ जाते हैं? खुले में, नदियों में आ जाता है। तो याद रखिएगा, यह वह बारिश का वह जल, वह पानी जो जमीन के अंदर नहीं जाता, याद रखिएगा, बल्कि धरातल पे बहता रहता है, अंततः वाष्प, याद रखिएगा, वापस समुद्र या नदियों में मिल जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपवाह कहते हैं। क्लियर है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कंप्लीट जल चक्र। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन चक्र की। क्लियर है। तो ऑक्सीजन चक्र के थोड़ा सी विशेषता के बारे में बात कर लें तो वायुमंडल में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का वायुमंडल में, जीवमंडल में, याद रखिएगा, और स्थल मंडल के बीच निरंतर प्रवाह ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन जो है जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रवाह निरंतर बना है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही ऑक्सीजन प्रवाह कहा जाता है। ये रहे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दी गई है। याद रखिएगा, पहला नंबर ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दी गई है। क्लियर है यहाँ तक? आगे दूसरा स्टेप क्या हुआ? प्रकाश वियोजन।
वायुमंडल की ऊपरी परत में सूर्य, याद रखिएगा, सूर्य की जो यूवी किरण होती है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होती है, यूवी किरण होती है, जलवाष्प को तोड़कर सीधे ऑक्सीजन गैस में निर्माण कर देते हैं। जो आपका वायुमंडल में H2O जलवाष्प है, याद रखिएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका ब्रेक डाउन करके क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं। तो सबसे पहले आपके वायुमंडल में क्या हो गया, ऑक्सीजन बहुत सारे मात्रा में हो गए, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन जो है आपके वायुमंडल में बहुत सारे ऑक्सीजन हो गए हैं। क्लियर है। स्टेप नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण की वजह से ऑक्सीजन हो गया। स्टेप नंबर 2 सूर्य के पराबैंगनी किरणों की वजह से ऑक्सीजन हो गया है। क्लियर है। अब इन ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन तो हो गया, अब इन ऑक्सीजन का गबन भी तो कोई करेगा, इन ऑक्सीजन को लेगा कौन, सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया में। श्वसन प्रक्रिया में जो है, जो हमारे जीव जंतु होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे मनुष्य होते हैं, वो सभी श्वसन प्रक्रिया में क्या करेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और बदले में CO2 को छोड़ेंगे। क्लियर है। इसके अलावा कुछ भी चीज जलने के लिए, कुछ भी चीज जलने के लिए दहन प्रक्रिया जब भी होगी तब भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। चाहे आप लकड़ी जलाएं, कोयला जलाएं, पेट्रोल को जलाएं, है ना, ईंधन, कुछ भी ईंधन अगर दहन होगा, जलन हो, ईंधन को जलाया जाएगा, तब क्या होगा, तब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब ऑक्सीजन लेकर तभी कुछ ना कुछ चीजें जलेगी। तो ऑक्सीजन की यहाँ से क्या हो गई, कमी हो गई, है कि नहीं। तो इसी चक्र को क्या कहा जाता है, इसी चक्र को ऑक्सीजन चक्र कहा जाता है। एक बार यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण, स्टेप नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की वजह से, है ना, प्रकाश संश्लेषण की वजह से और साथ ही साथ सूर्य की पराबैंगनी किरणों की वजह से जो है ऑक्सीजन क्या हुआ, वायुमंडल में आ गया। क्लियर है। फिर उस बाद ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन को मनुष्य ने ले लिया, है ना, मनुष्य जो है ले लिया, जो हमारे ह्यूमन होते हैं उन्होंने श्वसन प्रक्रिया से ले लिया। इसके साथ साथ जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी ऑक्सीजन का क्या किए, ऑक्सीजन ले लिए, है ना। पेड़ पौधे ने, जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो उन्होंने क्या किया, वो भी ऑक्सीजन लिए। साथ ही साथ जितने भी दहन प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी हम जलाते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सभी हम जलाएंगे, उसमें भी ऑक्सीजन क्या होगा, खर्च होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, खर्च होगा, याद रखिएगा। चौथे नंबर ऑक्सीजन खर्च होगा। ठीक है। ऑक्सीजन इधर से पैदा हुआ, इधर से खर्च हुआ, ठीक है, फिर से ये पैदा करेंगे, फिर से ये खर्च करेंगे, इसी चक्र को क्या कहेंगे, इसी चक्र को ऑक्सीजन चक्र कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा जो है आगे चलते हैं, जो हमारी अपघटन की प्रक्रिया होती है, क्या है, अपघटन की प्रक्रिया होती है, मतलब कि जब कोई भी जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनको सड़ा गला कर जो है मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया और कवक करते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन की, याद रखिएगा, भरपूर उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का भरपूर उपयोग करेंगे। क्लियर है। इसके अलावा ऑक्सीकरण में भी ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा। ऑक्सीकरण मीन्स जैसे आपके लोहे की कोई छड़ है, उसके ऊपर जो है नमी पड़ गई, उसके ऊपर पानी पड़ गया, अब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, इस क्षरण में क्या करेगा, जंग लगाएगा। तो ये भी क्या किया, ऑक्सीजन का उपयोग किया, है ना। तो इधर से ऑक्सीजन क्या हुआ, बन रहा है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बना रहे हैं, और जो हमारे यूवी रेज है वो क्या कर रहा है, यूवी रेज जो है वो छोटे छोटे जो हमारे सूक्ष्म कण हैं जल के, उनको तोड़कर ऑक्सीजन में बदल रहा है, पेड़ जो है ऑक्सीजन बना रहा है, और इधर जो हमारे मनुष्य हैं, याद रखिएगा, जो हमारे मनुष्य हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हमारे जीव हैं वो ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अपघटक हैं, याद रखिएगा, वो भी अपघटन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं। साथ ही साथ लोहे के ऑक्सीकरण के लिए भी ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है। ऑक्सीजन इधर से बन रहा है, इधर इधर जो है गबन हो रहा है, इसे ही ऑक्सीजन चक्र कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए चलिए, तो ऑक्सीजन के निर्माण में कहीं ना कहीं जो हमारे यूवी रेस होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। ओजोन का निर्माण, याद रखिएगा, यह ऑक्सीकरण ऑक्सीजन चक्रण का बेहद महत्वपूर्ण है हिस्सा होता है, जो पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है। कैसे होता है देखते हैं। समताप मंडल में ऑक्सीजन का एक समान अणु जो है, याद रखिएगा, मुक्त ऑक्सीजन के एक अणु, याद रखिएगा, एक परमाणु से जुड़कर ओजोन गैस का निर्माण करती है। मतलब ऑक्सीजन के, याद रखिएगा, एक अणु से जुड़कर, एक अणु और एक परमाणु से जुड़कर क्या बनाते हैं, ओजोन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है ओजोन का, यह जो है, यह रक्षक परत या ढाल की तरह काम करती है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण जो होती है, पराबैंगनी किरण, उससे बचाती है। तो मतलब देखते हैं, देखिए, पृथ्वी के ऊपर वाली सतह जो समताप मंडल है, वहां पर एक ओजोन लेयर पाया जाता है। वो ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस कैसे बनती है,
जो हमारे पृथ्वी जो हमारे ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ऑक्सीजन के अणु और उसके परमाणु, ये दोनों मिलकर उसके परमाणु ये दोनों मिलकर याद रखिएगा ओजोन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? इस ये भी क्या है, ऑक्सीजन चक्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम कार्बन चक्रण की बात करें तो याद रखिएगा कार्बन सभी कार्बनिक पदार्थ जैसे आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, याद रखिएगा ये क्या है, ये मूल आधार हैं कार्बन के। याद रखिएगा इसी पर पूरा जीवन क्या है, सभी का टिका हुआ है। क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें वायुमंडल में जो कार्बन है वो 0.03% है ना। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% गैस के रूप में है। इसके अलावा जीवमंडल की बात करें, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके जो शरीर होते हैं उनके अंदर जो है जैविक कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा जल में, समुद्र में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बोनेट के रूप में कार्बन पाया जाता है। इसके साथ साथ जल मंडल की बात करें तो जो जीवाश्म ईंधन होता है, चूना पत्थर होता है, उसके रूप में कार्बन बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, अब बिल्कुल वही है, एक तरफ से क्या कर रहे हैं हम, कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, ये कार्बन निकल रहा है, ये इसमें से ज्वालामुखी से कार्बन निकल रहा है, बड़े बड़े धुओं से कार्बन निकल रहा है। अब दूसरी तरफ क्या कर रहा है, दूसरी तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब इन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम कर रहे हैं, कार्बन को सोखने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मानवीकृत श्रिंक भी होता है जो कार्बन को क्या करता है, सोख लेता है ना। इधर से कार्बन निकलेगा, इधर से सोखा जाएगा, इधर से आलू निकालो, इधर से जो है आलू डालो, इधर से सोना निकालो, इधर से कार्बन डालो, कार्बन निकालो और इधर से कार्बन को सुखवाओ। तो यही क्या होता है, यही होता है कार्बन उत्सर्जन। चलिए इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले कार्बन का अवशोषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपना भोजन बनाते हैं, और वही महासागर भी, याद रखिएगा महासागर भी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जिससे महासागरीय अवशेष कहते हैं। याद रखिएगा उसे महासागरीय अवशोषण कहा जाता है। तो मतलब जो है, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारा कार्बन है, ये जो है हमारे जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, इसे सोख कर अपने लिए भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे महासागर हैं, जो हमारे महासागर हैं वो भी कार्बन को सोखते हैं बड़ी मात्रा में। क्लियर है? फिर उसके बाद कार्बन इधर से उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन का उत्सर्जन जैविक प्रक्रियाओं जैसे, याद रखिएगा पौधे जीव जंतु सदैव क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पौधे क्या कर रहे हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ रहे हैं, जो जीव हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, है कि नहीं है। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया, जो भी जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, याद रखिएगा कहाँ गया, ये रहा, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कार्बन उत्सर्जन। भौतिक प्रक्रियाओं की बात करें, जो जीवाश्म ईंधन के दहन से भारी मात्रा में, याद रखिएगा CO2 गैस निकलती है। कुछ भी अगर हम जीवाश्म ईंधन का यूज करेंगे, चाहे चाहे पेट्रोलियम, कोयला, है ना, किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें से भी क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, है ना। जो भी जीवाश्म चीज़ें हम क्या करेंगे, दहन करेंगे, तो याद रखिएगा दहन में भी कार्बन क्या हो रहा है, निकल रहा है कि नहीं है। तो मतलब इधर से कार्बन निकल रहा है और इधर से कार्बन को सोखा जा रहा है। तो ये ऐसे एक चक्र के रूप में पूरा एकदम बना रहेगा। यही चक्र अगर जैसे ही मिस्टेक हो जाएगा, समझ लीजिए पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फैल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं, इसकी एक क्लास और लगेगी जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम करते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन को, लेकिन एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है कि जल चक्र का लूप। सबसे पहले जल चक्र के लूप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। जो हमारे पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन करेगा, है ना। जो आवश्यकता से अधिक जल को उसने ले लिया है, उसको पत्ती के छिद्र जो द्वारा जो है वायुमंडल में पानी को निकाल देगी। साथ ही साथ वाष्पीकरण होगा, जो हमारे खुले झील हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनसे सूर्य की किरणों की वजह से वाष्पीकरण होकर क्या होगा, जल ऊपर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, संघनन होगा, जो जल ऊपर गया रहेगा वो किस में बदलेगा, वो बादल में बदलेगा। बादल के बाद क्या होगा, वर्षण होगा, बादल भारी होगा, आपस में टकराएगा तो वर्षण होगा। वर्षण से क्या होगा, अपवाह होगा। क्या होगा, अपवाह मतलब फिर से क्या होगा, फिर से पानी एकत्र हो जाएगा नदियों के रूप में, फिर से जो है ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके ये चक्रण चलता रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला ऑक्सीजन चक्रण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का निर्माण होगा, याद रखिएगा। इसके साथ साथ यूवी रेस, जो यूवी रेस होते हैं वो भी ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे, लेकिन
और ऑक्सीजन का गबन कौन कौन करेंगे? जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन खत्म होगा, दहन प्रक्रिया में, अपघटन और ऑक्सीकरण में, इन सभी में ऑक्सीजन क्या होगा? खत्म होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। जो हमारा रक्षा तंत्र है कौन सा है? समताप मंडल में जो हमारा ओजोन परत है वो हमें यूवी रेस से बचाता है। याद रखिएगा, हानिकारक किरण जो है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। आगे चलते हैं। कार्बन चक्र की बात करें तो एक तरफ क्या होगा? कार्बन का अवशोषण होगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा, है ना। ये देखिए, ये कार्बन का क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। इसके अलावा ये जो महासागर है ये भी कार्बन का क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है ना। इसके अलावा आगे देखते हैं। लेकिन जो हमारे ज्वालामुखी हैं वो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो हमारी फैक्ट्रियां होती हैं वो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, है ना। ये कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं। ये क्या बन गया? ये एक चक्रनुमा बन गया, इसे कहते हैं कार्बन चक्र। क्लियर है? आगे देखते हैं। कार्बन के विशाल भंडार, जैसे वायुमंडल में 0.3% है, जलमंडल और स्थल मंडल में भी ये कार्बन के विशाल भंडार मौजूद हैं, है ना। जीवमंडल में जो प्रोटीन है, डीएनए आरएनए है, उसमें भी मौजूद है कार्बन, है ना। आगे देखते हैं। तो याद रखिए, प्रकृति में सभी चक्र, चाहे जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। याद रखिएगा, चाहे जीवित पर्यावरण हो या अजीवित हो, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्या हुआ? बंद कैसे हो गया? एक सेकंड, ये बंद हो रहा है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहा जाता है? तो तत्वों के चक्रों को कहते हैं चलिए, तत्वों के चक्रण की बात हो रही है तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? तो गैसीय चक्र कौन सा नहीं है? कार्बन चक्र, ये भी एक गैसीय चक्र है। ऑक्सीजन चक्र, ये भी एक गैसीय चक्र है। नाइट्रोजन चक्र, ये भी एक गैसीय चक्र है। लेकिन ये जो आपका फास्फोरस चक्र है ये एक गैसीय चक्र नहीं है, ये एक चट्टानीय चक्र है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि औषधि चक्र, याद रखिएगा, औषधि चक्र में मुख्य भंडारण कहाँ से कहाँ होता है? जो औषधि चक्र होता है वहां पर भंडारण किसके अंदर होता है? भूपर्पटी के अंदर होता है। याद रखिएगा। आगे, पृथ्वी पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो पृथ्वी पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पर है? याद रखिएगा, चट्टानों और अवसादों में। पृथ्वी पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार चट्टानों और अवसादों में है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पौधे की पत्तियों, मतलब जो रंध्र से जलवाष्प बनकर उड़ता है, क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे इसे हम? इसे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। याद रखिएगा, इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण क्या होता है? जो आपके नदी जल होते हैं, जो स्थल पे जितने जल होते हैं, चाहे नदी हो गया, तालाब हो गया, इन सभी से सूर्य के प्रकाश के कारण जो जलवाष्प ऊपर जाता है उसे कहेंगे वाष्पीकरण। आगे चलते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कम करेगा? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम होगा, है ना। श्वसन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी। दहन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी। अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी। अगला है जैव भू रासायनिक चक्र में। याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र में जियो शब्द क्या दर्शाता है? तो जियो शब्द क्या दर्शाएगा? जीवित जीव। क्या दर्शाएगा? जीवित जीव दर्शाएगा। आगे चलते हैं। याद रखिएगा, नहीं नहीं, जियो शब्द, बायो जो शब्द है, याद रखिएगा, जीव जो है ये दर्शाएगा जीवित जीव। लेकिन जो हमारा जियो शब्द है, तो याद रखिएगा जो जियो शब्द है वो चट्टाने, याद रखिएगा, अजैविक चीजों को दर्शाएगा। चट्टाने, मिट्टी, पानी, हवा, इन सभी को दर्शाएगा, है ना। जो जो हमारा जीवित जीव है ये दर्शाएगा बायो। बायो शब्द जो है वो जीवित जीव को दर्शाएगा। रासायनिक जो है ये केमिकल वाली दर्शाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार देख के तब समझ लेते हैं, है ना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जो बायो है वो क्या दर्शाएगा? जीवित जीव को दर्शाएगा। जो जियो है वो चट्टान, मिट्टी, हवा, पानी, इनको दर्शाएगा। जो केमिकल है वो केमिकल प्रोसेस को दर्शाएगा जिसके कारण हमें तत्व का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वायुमंडल में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि वायुमंडल, याद रखिएगा, चलिए, वायुमंडल की ऊपरी परत, याद रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन लेयर, याद रखिएगा, ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ओजोन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन वियोजन या किण्वन। तो क्या कह रहा है कि ओजोन का निर्माण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण तो कौन करता है? पेड़ करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। श्वसन कौन करता है? श्वसन करता है जीव। क्या करते हैं? श्वसन, जीव। फर्मेंटेशन कौन करते हैं? जो जीवाणु होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं। लेकिन जो प्रकाश वियोजन होता है वो होता है समताप मंडल में। याद रखिएगा, वायुमंडल की जो ऊपरी परत, जो हमारा समताप मंडल है, उसमें ओजोन का निर्माण होता है। वो कौन सी प्रक्रिया से होता है? ओजोन वियोजन की। कौन सी? ओजोन वियोजन की प्रक्रिया से होता है, जिसमें ऑक्सीजन के अणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर निर्माण करते हैं। ये दो नहीं रहेगा यहाँ पे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कौन सा है? याद रखिएगा, जो मिट्टी में रहता है, तो याद रखिएगा कौन सा होगा? एजोटोबैक्टर। याद रखिएगा, एजोटोबैक्टर। आगे चलते हैं। एजोटोबैक्टर जो है ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। अगला है कार्बन चक्र में श्वसन की प्रक्रिया का क्या परिणाम होता है? तो श्वसन से क्या होता है? हम कार्बन को छोड़ते हैं। तो याद रखिए, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है? हाँ। ग्लूकोज का निर्माण होता है? नहीं। नाइट्रोजन का अवशोषण होता है? ये भी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद, याद रखिएगा, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो होता है के रूप में क्या मुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या चीजें निकलती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे भोजन बनाया जाता है और जल वाष्प से। आगे चलते हैं। अगला है हमारा जल चक्र का संचालित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो जल चक्र को संचालित करने का जो मुख्य कारक कौन सा है हमारा? ये। अगर ये ना हो तो पृथ्वी से जलवाष्प ऊपर ही न जाए तो जल चक्र हो ही नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा, सूर्य की ऊर्जा। क्या है? सूर्य की ऊर्जा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03%। कितना है? 0.03% है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मृत कार्बनिक पदार्थ को, याद रखिएगा, सड़ाने के लिए बैक्टीरिया किस गैस का उपयोग करती है? तो मृत कार्बनिक पदार्थ को सड़ाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा, वो सभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ऊर्जावान हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? ये जल्दी से सड़ा पाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधि चक्र का उदाहरण है? तो औषधि चक्र का उदाहरण कौन सा है? कार्बन चक्र? नहीं, ये गैसीय चक्र का उदाहरण है। ये जल चक्र? नहीं। नाइट्रोजन चक्र? ये क्या है? ये भी गैसीय चक्र का उदाहरण है। जो सल्फर चक्र है ये आपका औषधि चक्र का उदाहरण है। क्या है? सल्फर चक्र जो है वो आपका औषधि चक्र का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा? तो याद रखिएगा, जल वाष्प का ठंडा होकर बादल में बदलना क्या कहलाता है? तो जल वाष्प का ठंडा होकर बादल में बदलना क्या कहलाएगा? जल वाष्प का ठंडा होकर बादल में बदलना संघनन कहलाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का, याद रखिएगा, कार्बन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो कार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन का दहन, और इसके अलावा कार्बन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? जीवों का श्वसन, ये भी है प्राकृतिक स्रोत, है ना। और जो ये दहन किया जाता है, दहन जो है मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। क्या है? ये जो दहन किया जाता है ये मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तो जो जीवाश्म ईंधन दहन है ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के दहन से वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड खूब अधिक फैल जाता है ना। ऑक्सीजन तो निकलेगा नहीं, ऑक्सीजन, ओजोन तो बनाया जाता है, नाइट्रोजन भी नहीं निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लोहे के जंग, याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र की किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का
एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। बाकी प्रकाश जो वाष्पीकरण है ये कहाँ पर होता है, ये जो जल होता है स्थिर स्थिर जल, जो आपकी नदियों का जल होता है, तालाब का जल, जब सूर्य का प्रकाश जो है इसके ऊपर पड़ता है तो जलवाष्प ऊपर चला जाता है और बादल बन जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जलवाष्प का ऊपर जाना आपका वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत हमें सूर्य की किन किरणों से बचाती है। तो याद रखिएगा बहुत ही आसान है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि जो है बारिश, बर्फ या ओले के रूप में जल का पृथ्वी पर वापस लौटना क्या कहलाता है। तो भाई साहब ये वापस लौटना क्या कहलाएगा, वर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्षण। संघनन क्या होता है, जो जलवाष्प होता है उसका जो बादल बनता है उसे कहते हैं संघनन, है ना। अपवाह क्या होता है, जैसे ही जल जो है पृथ्वी पर आ गया अब ये क्या हो जाएगा, बह जाएगा, ये कहलाएगा आपका अपवाह, है ना। वाष्पीकरण क्या होता है, जल जो है, जो जल स्थिर है, जैसे आपका नदी का जल हो गया, तालाब का जल हो गया, सूर्य की प्रकाश की वजह से ऊपर चला जाए, है ना, जल वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाए, उसे कहेंगे वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है कौन सी चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय चक्र की तुलना में सबसे धीमी होती है। तो कौन सा होता है आपका, कौन सा, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सभी कौन से चक्र होते हैं, ये सभी होते हैं गैसीय चक्र। जो आपका फास्फोरस चक्र है ये कैसा चक्र है, ये आपका चट्टानीय चक्र है, ये सबसे धीमी होता है। ज्वालामुखी फटने से पृथ्वी के भीतर जमा कार्बन मुक्त रूप से, याद रखिएगा मुख्य रूप से किस रूप में बाहर निकलता है, तो किस रूप में बाहर निकलता है, गैस के रूप में बाहर निकलता है मुख्य रूप से। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधे संश्लेषण, याद रखिएगा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में क्या ग्रहण करते हैं और क्या भोजन बनाते हैं और कैसे भोजन बनाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके भोजन बनाते हैं। अगला, कैल्शियम चक्र किस प्रकार का चक्र का एग्जाम्पल है, तो ये औषधि चक्र का एग्जाम्पल है। कौन से, औषधि चक्र का एग्जाम्पल है। जो आपका जलीय चक्र है वो आपका गैसीय चक्र का एग्जाम्पल है। वायुमंडलीय चक्र जो आपका है और इसके अलावा ऑक्सीजन चक्र, ये सभी गैसीय चक्र का एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा, चलिए अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो ऑक्सीजन लगभग 21% है, या एग्जैक्ट अगर आप चाहें तो 20.08% है ऑक्सीजन का प्रतिशत, आप 21% कह सकते हैं। धरातल पर जल का बहकर पुनः समुद्र में या नदियों में मिल जाना जल चक्र का क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अपवाह कहलाएगा। क्या अपवाह कहलाएगा। बादल बनना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। वाष्पीकरण क्या होगा, जल वापस जो है सूर्य के प्रकाश की वजह से ऊपर चला जाए वाष्प बनकर, तो ये कहलाएगा वाष्पीकरण। और इस बादल बनने के बाद, संघनन के बाद जो वर्षा होगी उसे कहेंगे वर्षण। तो क्लियर है। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ये ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी जो आपकी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भी हमारे क्लासेस से जुड़े रहिए। जैसे कि 1 बजे आपका चलता है यूपीजी के, 7 बजे चलती है कंप्यूटर की क्लास, और 8:30 बजे आपका ये पर्यावरण आपदा प्रबंधन, जो कि एग्जाम से पहले हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।